कराची में पुलिस डाकुओं को नकेल डालने में नाकाम हो गई। रवां साल के 6 माह के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 41 शहरी जाम बहक जबकि 234 शहरी जख्मी हुए। आपको बता रहे हैं, कराची में पुलिस डाकुओं को नकेल डालने में नाकाम हो गई। रवां साल के 6 माह के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 41 शहरी जाम बहक हुए हैं। मज़ीद तफसीलात मिराज अख्तर से जानते हैं। मिराज, बताइएगा। कराची में डाकू आज भी बेलगाम है और अगर ये कहा जाए तो गलत बिल्कुल ना होगा, क्योंकि ये रवां साल के 6 माह के दौरान में डाकुओं की फायरिंग से अब तक 41 अफराद जो है वो अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। डाकुओं की फायरिंग से 41 अफराद अब तक जाँ बाक हुए हैं। इन 6 माह के दौरान में उसमें 39 मर्द शामिल हैं और 2 खवातीन भी इसमें शामिल हैं। और अगर हम जख्मियों की बात करें तो 234 अफराद जो है वो इन 6 माह के दौरान में सिर्फ डाकुओं की गोलियों से जख्मी हुए। डाकुओं ने लूट मार के दौरान मुजामत पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए, मुख्तलिफ अस्पतालों में लाया गया हलाक और जख्मी होने वालों को। और ये तमाम का तमाम डेटा हमने हासिल किया है रेस्क्यू काम से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छिपा वेलफेयर के हेड ऑफिस के बाहर और हमारे साथ छिपा वेलफेयर के तर्जुमान मौजूद हैं चौधरी शाहिद। उनसे हम पूछेंगे कि 6 माह के दौरान में अदर्स किलिंग तो होती रही मुख्तलिफ मामलात पर, लेकिन जो खास तौर पर डकैती के दौरान किलिंग जो जख्मी हुए उनकी क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा चौधरी साहब के कितने अफराद अब तक 6 महीने हुए इस नए साल को शुरू हुए जख्मी हैं, हलाक हैं, खासतौर पर डाकुओं की फायरिंग से डकैती के दौरान मुजामत पर? अफसोसनाक वाक़यात में जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 41 अफराद जाँ बाक हुए हैं, जिसमें 2 खवातीन और 39 मर्द शामिल हैं। अभी रिसेंटली परसों एक वाक़या हुआ, एक बाइक छीनने के चक्कर में जो है कुरंगी में एक अब्बास नामी नौजवान को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। उसके बाद रिसेंटली कल एक वाक़या हुआ, जो डाकू जो है फायरिंग करते हुए जा रहे थे और एक राहगीर को गोली लगी, इसके नतीजे में वो भी मौके पर जाम बाग हो गया, कुरंगी 4 नंबर पे। लेकिन अब तक अगर बात की जाए कराची की ऑल ओवर सूरत हाल की, तो 234 अफराद डाकुओं की फायरिंग से मुज़ाहमत करने पर जख्मी हो चुके हैं और 41 अफराद जाम बाग हो चुके हैं। लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल जो है तादाद इनकी बढ़ गई। चौधरी शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि रोज़ की बुनियादों पर ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मुजामत पर लोग जख्मी भी हो रहे हैं और हर आए दिन हम ये सुन रहे होते हैं कि एक बंदा जो है वो फायरिंग से, डाकुओं की फायरिंग से हलाक हुआ। तो बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल थी इस रवां साल के 6 माह की जो हमने आपको बताई। पुलिस का ये कहना है कि वो मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कोशिशें कर रहे हैं, जल्दी वो स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा लेंगे। जी। मॉनसून बारिशों से कबल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इन एक्शन। सूबे में मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से 741 इंतहाई मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार से जानते हैं। शुएब, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मॉनसून बारिशों से कबल जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है इन एक्शन दिखाई देती है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सूबे में मखदूश करार दी गई 741 इमारतों के खिलाफ जो है कार्रवाई का फैसला जो है वो कर लिया है। कराची में अगर बात की जाए तो मखदूश इमारतों की तादाद 580 से जायद बताई जाती है, जबकि इसके साथ साथ लाड़काना, मीरपुर खास, हैदराबाद में भी जो है मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बारिशों में मखदूश इमारतें जो है वो कमजोर हो जाती हैं, जो हादसे का बाइस भी बनती है। ताहम इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा तौर पर इस पर काम शुरू कर दिया गया है। तमाम तर मामले पर तर्जुमान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि मखदूश इमारतों के मकीनों को पहले मरहले में नोटिस जो है वो जारी किए जाएंगे। बादयाजा इमारत खाली होने के बाद जो है मुनहदम किया जाएगा और सूबे में जितनी भी मखदूश इमारतें हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से जो है वो निपटा जा सके। जी। शहर कायद में गैस के मसाइल हल ना हो सके। मौसम गर्मा में भी शहरियों को गैस लोड शेडिंग का सामना है। कोरंगी 2.5 नंबर के रिहायशियों का कहना है कि गैस ना होने के बराबर आती है। जब गैस फराहम की जाती है तो इसका प्रेशर कम होता है। खाना होटलों से खरीदना पड़ रहा है। महंगे सिलेंडर भरवाने से घर का बजट मुतासर होता है। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी हो या गर्मी, शहर कायद में बात करें गैस की लोड शेडिंग जारी रहती है। अभी भी हम बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 10 घंटे से ज़ायद जो है वो गैस की लोड शेडिंग की जाती है। इस वक्त मैं कोरंगी 2.5 नंबर पे मौजूद हूँ, जहाँ पर अब भी जो है वो इस तरह के गैस सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। शहरी जो है वो महंगे दामों गैस सिलेंडर जो है वो ख़रीदने पर मजबूर है, गैस भरवाते हैं और फिर उससे जो है वो गुजारा होता है। क्योंकि अगर हम गैस की बात कर लें तो इस तरह बिल्कुल लो प्रेशर में जो है वो गैस आती है और जिससे जो है
वो खाना नहीं बनता। शहरी जो है वो जिनके पास घरों में गैस सिलेंडर नहीं है वो जो है वो होटलों से महंगा खाना ख़रीदने पर मजबूर हैं। मदर हजरात से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि सैलरी अगर हम बात की जाए इतनी लोगों की नहीं है, उसमें जो है इस तरह मज़ीद हमें गैस ख़रीदनी पड़ती है, उसके साथ कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये भी बताएँ कब से गैस नहीं आ रही इलाके में? तकरीबन यहाँ पे सुबह 6 बजे के बाद तकरीबन गैस आती है 8-9 बजे तक, उसके बाद गैस चली जाती है। तो अभी दोपहर में 1-1:30 बजे आती है, फिर उसके बाद 2-2:30 बजे चली जाती है। ऐसे ही शाम का भी यही हिसाब है, फिर 7 बजे तक आती है तो 9 बजे गैस चली जाती है। फिर सिलेंडर पे हम काम करते हैं, सिलेंडर चूल्हे वगैरह हमने ख़रीदे हुए हैं। गैस कभी महंगी है कभी सस्ती है, तो उस पर गुजारा नहीं हो पाता। गैस देख लें आपके सामने कितनी हल्की आ रही है, तो इसी तरीके से मुश्किलात में काम करना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताएं LPG सस्ती हुई है, दुकानों पर किस रेट पर आपको मिल रही है? ये कल का जो रेट है 330 रुपये किलो के हिसाब से मैंने कल गैस डलवाई है। किलो कितना दिन का गुजारा होता है? तकरीबन अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो 1-1.5 दिन चलती है वो। जैसे घर की फैमिली बड़ी है तो उस हिसाब से 1-2 दिन चलती है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कोरंगी में, तो कोरंगी के मुख्तलिफ़ इलाकों की बात कर लें, वहाँ पर गैस लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों को महंगे दामों जो है वो गैस सिलेंडर जो है वो ख़रीदने पड़ते हैं और गैस सिलेंडर पर ही गुजारा करना पड़ता है। शहरियों का ये मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि सर्दी में तो गैस की लोड शेडिंग की ही जाती है, गर्मी में जो है वो रिलीफ ज़रूर दें। जी। कराची में खस्ता हाल सड़कें शहरियों और ताजरों के लिए दर्द-ए-सर बन गई हैं। डाकखाने से 3 हट्टी जाने वाली सड़क गुज़िश्ता 2.5 साल से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस कारोबार और आमदोरफ्त दोनों मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। बिल्कुल, मैं सिर्फ डाकखाने की सड़क पर मौजूद हूँ जो 3 हट्टी की तरफ जो है वो जा रही है। इस सड़क की सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरीके की सड़क आपको देखने में तो सीधी लग रही होगी, लेकिन जो इसकी खस्ता हाल है वो कुछ इस तरीके की है कि मुकम्मल तौर पर जो वो डामर नहीं डला हुआ, सड़क बनी हुई नहीं है। पत्थर यहाँ पे जो है वो कंकर की सूरत में जो वो पड़े हुए हैं और जो धूल मिट्टी है वो इस कदर ज्यादा है कि यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर से गुजरने वाला जो शहरी है वो यहाँ से आता जो है वो साफ सुथरा और जवानी की सूरत हाल में, लेकिन यहाँ के धूल मिट्टी से जो वो गंदा और जो वो बुढ़ापे की जो वो सूरत इख्तियार कर जाते हैं। यहाँ के कारोबारी हमारे साथ मौजूद है, सबसे ज्यादा मुतासिर ये लोग हैं। सर ये बताइएगा, पूरा दिन धूल मिट्टी उड़ती है, क्या आप लोगों ने अब तक कंप्लेन नहीं की कि सबसे ज्यादा आप लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है? नहीं, कंप्लेन किससे करें, कंप्लेन तो कोई सुनने वाला है नहीं। ये इतना बेहतरीन रोड 5 साल पहले बनाया गया था, VIP रोड था ये, लेकिन अभी 2-2.5 साल पहले यहाँ बीच में नाला डाला इन्होंने, पूरा सिर्फ बीच के अंदर 5 फुट का वो तोड़ दिया। तोड़ने के बाद पाइप बिठाने के बाद उसे कच्चा छोड़ दिया। वो 2-2.5 साल से उसकी मिट्टी हम खा रहे हैं। उसके बाद बनाने के लिए इस पे मिट्टी डाली है, तकरीबन 3 महीने हो गए इस पे, पूरे रोड पे मिट्टी डाल दी है। कोई नहीं आ रहा देखने के लिए, बनाने के लिए, कुछ भी नहीं हो रहा। मुसलसल हम मिट्टी खा रहे हैं। हमारी दुकानों पे जो कारीगर काम करते थे, आप यकीन करें, वो कारीगर काम छोड़ के चले गए। उनकी वो बीमार हो गए, हम खुद बीमार हो रहे हैं। सांस की तकलीफें हो रही है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये मस्जिद है, इतनी बड़ी मस्जिद है, आप इसकी खिड़कियां अगर दिखाएं तो ये पूरी मस्जिद में मिट्टी होती है। आप सजदा करें इस मस्जिद में जाके, फर्श के ऊपर मिट्टी होती है। यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस सड़क को बनाया जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि जो इनकी मुश्किलात है उसमें कमी आ सके। जो मस्जिद यहाँ पर है वो भी जो है वो इसकी जो है वो मुश्किलात का सामना करी, जो नमाजी यहाँ पर आते हैं वो भी जो है वो गंदे हो जाते हैं। जी। मेरान टाउन D11 बस स्टॉप के करीब मसाइल के अंबार लग गए। लाइसेंस ऑफिस के अकब वाली गली समेत रिहायशी आबादी की सड़कें गटर के पानी में डूब गईं। जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं, लेकिन मकीन पीने के साफ पानी और गैर एलानिया लोड शेडिंग से भी परेशान हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ये सूरत हाल कोई 1 या 2 दिन की नहीं बल्कि तवील अरसे से बरकरार है, मगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से मसले के मुस्तकिल हल के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए। मकीनों का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। भी नहीं किया, किसी ने किया भी नहीं है। ये गटर लाइन बंद है, मेन रोड आगे जो गटर वाला है वो सारा बंद है। सही है, पानी भी नहीं आ रहा, 2 महीने से लाइट भी बंद है, आती है जाती है, कोई सुकून भी नहीं है। पानी भी ये तो पैसे से भरते हैं, 50 का कूलर देते हैं, अभी गरीब बंदा कहाँ जाए। बिल आते हैं, कभी 3500 आता है, कभी 3600 आता है, कभी 3000 भी आता है। पहले कम आता था, कभी 800, कभी 900, अभी ज़्यादा आ रहे हैं। लाइट भी है भी नहीं, और ये पानी देख हालत देख, गरीब की लाइन सारी बंद है। सही है, पानी की बहुत तकलीफ है। आगे बढ़े और आपको बताएं, शहर में जारी पोलियो मुहिम के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए। पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। एडिशनल IG आज़ाद खान की हदायत पर जामिया सिक्योरिटी प्लान नाफिज कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा।
जी देखिए, बिल्कुल कराची भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जो कि 12 जुलाई तक जारी रहेगा। और इस हवाले से कराची भर के मुख्तलिफ जो EPI के सेंटर हैं, वहाँ पर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं और इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ बाकायदा हो चुका है। तो इस हवाले से वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्बासी शीर अस्पताल में। यहाँ पे भी जो फिक्स सेंटर है, यहाँ पे बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जा रहे हैं, जबकि इसके अलावा बाकी जो बच्चे OPD में आ रहे हैं उनको भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे स्टाफ इंचार्ज जो है यहाँ पे EPI सेंटर के, उनसे पूछेंगे और कि क्या यहाँ सूरत हाल है और इस हवाले से वालिदैन को क्या अपील करेंगे। आप बताएं, वालिदैन को क्या अपील करेंगी कि अपने बच्चों को जिंदगी भर से मारदूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाएं, क्या पैगाम देंगी? अस्सलाम वालेकुम जी। क्योंकि 6 जुलाई से बाकायदा इसका पोलियो का मुहिम का आगाज़ शुरू हो चुका है और काफ़ी पेरेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे डिनाई करते हैं, लेकिन उनको समझाने पे करने पे वो मुतमईन हो जाते हैं कि हम पिलाएंगे। तो अगर नहीं पिलाएंगे तो उससे हमारे लिए नुकसानदेह है बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल पोलियो का जो मर्ज़ है बहुत ज़्यादा उस पर वो हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए हमें चाहिए कि हमें 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाएं और किसी भी चीज़ से नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक वो है पॉलिसी और गवर्नमेंट अपने उससे कर रही है काम। इसमें कोई वो नहीं है कि फेक काम है या कोई है। आप अपने बच्चों के साथ 2 पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। सेंटरों पे आएँ, इलाकों में जा रहे हैं पेरेंट्स, उनसे ताउन करें। उनसे ताउन ही आप सबके लिए बका का रास्ता है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि इनका कहना है कि इस हवाले से मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तमाम वालिदैन को चाहिए कि अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं, ताकि ज़िंदगी भर की माजूरी से वो महफूज रह सकें। जबकि इसके अलावा जो पोलियो टीमें घर घर आ रही हैं या फिक्स सेंटर पर मौजूद हैं, उनके साथ भी वालिदैन को चाहिए कि ताउन करें ताकि ये मुहिम मजबूत और कामयाब हो सके। जी, शहर में रवां बरस की तीसरी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इंतज़ामिया और महकमा सेहत के अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके पोलियो टीमों की निगरानी और बच्चों को कतरे पिलाने के अमल का जायज़ा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि साल भर की तैयारियों के बायस इस मरतबा बेहतर नताइज की तवक्को है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा। जी, साल 2026 की इंसदाद पोलियो मुहिम जो कि तीसरी मुहिम है, उसका आज से बाकायदा आगाज़ हो गया है। 7 रोज़ा ये मुहिम है और असिस्टेंट कमिश्नर से एक मरतबा फिर तवक्कात वही लगाई जा रही हैं कि माजी की तरह बढ़ चढ़ कर इस कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेमतुल्लाह चाचर से बात कर लेते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है नॉर्थ नाज़िमाबाद के। बताइएगा सर, कामयाबी के हवाले से किस हद तक पुरुम्मीद हैं? जी, हम तो बिल्कुल पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह जिस तरह लास्ट टाइम हमारे कैंपेन में रिज़ल्ट था वो 94 था, हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो है इस परसेंटेज को बढ़ाएं और क्वालिटी वर्क हो। और उसके अलावा आज सुबह जो है इनागुरेशन उसकी हो गई है। आज सारी टीम फील्ड में है और डिफरेंट जगह पे मैंने विज़िट भी किया और आज सुबह मॉर्निंग असेंबली भी एक अटेंड की शादमान में। उसके अलावा सिर्फ हम महदूद नहीं होता कि हम कैंपेन तक काम करते हैं, पूरा साल कैंपेन के बीच में भी हम उस पर काम करते रहते हैं। जिस तरह कुछ दिन पहले जो है एक तरबियती प्रोग्राम रखा था कि जो उनकी जहन साजी हो, जो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, उस सिलसिले में हमने भी किया था। बिल्कुल, प्रोग्राम भी होते हैं। ऐसा ना इजाज़, आप असिस्टेंट कमिश्नर बताइएगा कि आपने क्या किया पोलियो की इस मुहिम की कामयाबी के हवाले से? हम पोलियो की कैंपेन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, विच इज़ आपको पता है सबसे बड़ा इशू है कराची का। उसको इंटीग्रेट करके हम अवेयरनेस उसी के साथ फैलाना चाह रहे हैं कि पोलियो वैक्सीनेशन के साथ साथ सॉलिड वेस्ट, जिसकी वजह से ये पोलियो वायरस बढ़ भी रहा है, उसको भी साथ ही एड्रेस करके इस बोथ इशूज़ को जो है वो हम एक साथ लेके चलें। इरशाद आरई साहब, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का किरदार क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन साइड से डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हम उन्हें फॉलो करते हुए उसको रिमूव करते हैं और जो भी हमारा काम है वो हम अपना काम करते हैं। बिल्कुल, कहा यह जाता है कि किसी भी मुहिम की कामयाबी के लिए जो है तमाम इदारों का यकजा होना ज़रूरी है। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की खासियत यह है कि यहाँ पोलियो मुहिम जो है सिर्फ मुहिम के मौके पर ही जो है शुरू नहीं की जाती, बल्कि सारा साल इसमें काम किया जाता है, जिसके बेहतर नताइज माजी में भी सामने आए हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस मरतबा भी बेहतर नताइज सामने आएंगे। जी, शहर में जारी पोलियो मुहिम के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए। पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। एडिशनल IG आज़ाद खान की हदायत पर जामा सिक्योरिटी प्लान नाफिज कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात सलमान सलीम से जानते हैं। सलमान, बताइएगा।
देखिए बिल्कुल कराची भर में पोलियो मुहिम का आगाज़ आज से हो चुका है और पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए कराची पुलिस चीफ की जानिब से जामा हिकमत अमली सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की जानिब से शहर भर में जारी पोलियो मुहिम के लिए तमाम जोनल DIGs और तमाम ज़िले SSPs को ये हिदायत जारी की गई है कि पोलियो वर्कर्स को हर सूरत सिक्योरिटी फराहम की जाए। तफसीलात की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 7,796 पुलिस एहलकार और लेडी कांस्टेबल जो है वो तैनात की गई हैं कराची भर में, जिसमें ईस्ट जोन में 2,670 से ज़ायद पुलिस एहलकार और जवान जो है वो तैनात हैं। इसी तरह वेस्ट जोन में 2,704 पुलिस एहलकार और जवान जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर हैं, जबकि साउथ जोन में 2,413 पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो मामूर हैं और जो लेडी पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो भी उनके हमरा सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा हैं। ताहम कराची भर में इस वक्त पोलियो मुहिम का आगाज़ जो है वो हो चुका है और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची के ऐसे पासमानदा इलाके जहाँ पे माजी में भी पोलियो वर्कर्स के ऊपर हमले हुए हैं वहाँ पे इजाफी नफरी को तैनात किया गया है और एंटी रॉयड फोर्स को भी जो है वो कहा गया है कि वो भी स्टैंड बाई के ऊपर रहे ताकि अगर कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या हो तो फौरी उससे निपटा जा सके। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पुलिस जो है वो तैनात है, जो कि पोलियो की टीमों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो दौरे कर रही है। को बताएं IBA में पोस्ट बजट सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने बजट से मुतल्लिक टैक्स के अमूर पर इज़हार ख्याल और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, IBA के अंदर पोस्ट बजट सेमिनार का इनेकाद किया गया है और इस सेमिनार में जो मुकर्रीन थे, माहिरीन थे, उन्होंने बजट के हवाले से और टैक्सेस के हवाले से अपनी राय का इज़हार किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आदिल नाखुदा, जो कि ट्रेड एनालिस्ट इनसे जानते हैं। आदिल साहब, आज का ये जो सेमिनार रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस पे किन किन उमूर पर बात हुई है, किन किन चीज़ों के हवाले से जो है वो गौर व फिक्र किया गया है, और इस बजट को जो कि फेडरल मिनिस्टर ने पेश किया, फाइनेंस ने, इस बजट को कैसा देखते हैं आप? और एक चीज़ मैं, चूँकि आप जब अपनी स्पीच कर रहे थे तो उसमें आपने कहा था कि जो नेशनल टैक्स पॉलिसी है ये कुछ ग्रुप्स वगैरह जो है वो ऑपरेट करते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसको भी ज़रा सी वजाहत कर दीजिए। अच्छा, तो बिल्कुल ये जो टैक्स बजट है ये बिल्कुल ही प्रो किया गया है। ये इस तरीके से ये इसको कह सकते हैं कि जो पहले जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लेके आए थे, जैसे मिनिमम टैक्स बढ़ा दिया था, फिर वो कम किया गया है इस बजट में। इस बजट में वो भी कंसेशन कंटिन्यू किया गया। जो IT इंडस्ट्री, जो हमारी सबसे बड़ी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो आप कह सकते हैं $4.5 to $5 बिलियन जो आपको कमा के दे रही है, वो इंडस्ट्री को बड़ा सपोर्ट दिया गया और कंटिन्यू किया गया है उस सपोर्ट पे भी। तो ये एक्सपोर्टर ओरिएंटेड एक बनाना चाह रहे हैं, जिसमें बेसिकली ये किया जा रहा है। तो उसकी वजह से एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है और उसका आइडिया यही है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़े। ये कैसे बढ़ें कि हम हमारा एक एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें हम एक्सपोर्ट, जो एंटी एक्सपोर्ट बायस की बात की गई थी, उसको कम किया जाए। ये है कि एक कॉस्ट एक होता है इंपोर्ट, अगर आप टैरिफ लगाते हैं उसका एक कॉस्ट एक बिजनेस को है और इकोनॉमी को है, इस तरह से कि वो एक डोमेस्टिक बन जाती है, ओरिएंटेड बिजनेस बन जाती है जो एक्सपोर्ट नहीं करती, कि उसको प्रोटेक्ट किया जाता है उस तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, कि वो डोमेस्टिक मार्केट में भेजे। ये वो चेंज लाना चाह रही है, माइंडसेट बिजनेस का चेंज करना चाह रही है कि आप एक्सपोर्ट करें और आप दुनिया के बारे में सोचें और आगे बढ़े, अपने प्रोडक्ट्स आगे भेजें। तो इसके लिए आपको वो नेचुरली एक पॉलिसी की चेंजेस जो लानी है आपको, वो उसी तरह नेशनल टैरिफ पॉलिसी की ये इनकार किया गया है इस तरीके से। तो वो आइडिया यही है कि हमने जनरेट करनी हमारी एक्सपोर्ट्स और उसको किस तरह करना है कंपेटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू। और वही डिस्कशन हुई गई थी कि हमने प्रोडक्टिविटी की तरफ फोकस करना है और कंपेटिटिवनेस की तरफ फोकस करना है, कि हम इनोवेटिव और इन्वेस्टमेंट लेके आए जो इनोवेटिव हो और जो आपका प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो, वो ना हो जो सिर्फ मार्केट सीकिंग हो, और डोमेस्टिक इकोनॉमी को केटर किया जाए उस तरीके से। अच्छा, एज ए एनालिस्ट मुझे आप क्या बताएंगे कि इस बजट में अगर बात की जाए गुज़श्ता साल के बजट में, तो इस साल के बजट में कुछ रिलीफ मिला है या मजीद कुछ बेहतरी की गुंजाइश है? तो सैलरी क्लास को भी ऐसा मिला है, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन ये डिस्कस किया गया था
के थोड़ा रिलीफ किया गया है, और ये रिलीफ वो कह रहे हैं कि वो अगले साल और एक्सपेंड किया जाएगा जैसे ही हमारे फिस्कल सिचुएशन बेहतर होगा। तो उसी तरह एक्सपोर्टर्स को भी रिलीफ दिया गया है, जो मेजर ये आपका जो मिनिमम टैक्स का जो 2% से 1.25% किया गया है, और जो टैक्स जो चेंज किया गया है, और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज कम किया गया है। ये चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं जो हमारे एक्सपोर्टर्स को शायद फ़ायदा किए जाए। तो उस तरह से ये जो बजट है वो प्रो बिजनेस है, और अगले साल हम ये भी बात हुई थी कि अगले साल हम देखेंगे और हमें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे एक्सपोर्ट्स के, और सैलरी क्लास को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो उस तरह से गवर्नमेंट को रियलाइजेशन है इस तरफ से कि बर्डनसम है टैक्स पॉलिसी, और इसको ये चेंज करने के लिए ये नई पॉलिसियाँ और नए टैक्स नए जो रिफॉर्म्स हैं आप लिए जा रहे हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, नेशनल टैक्स पॉलिसी है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? वो बेहतर बनाई है हुकूमत की जानिब से, या उसमें मजीद कुछ बेहतरी की ज़रूरत है? देखिए, टैक्स इटसेल्फ का बात नहीं है, जो ग्रोथ जो आती है वो बाकी रिफॉर्म्स की भी बात होती है जो हमने लानी है। जैसे हमने बात की है कि सिर्फ आप टैक्स की और बजट की बात नहीं करते, इससे आगे भी कॉन्वर्जेसन की ज़रूरत है, और इसमें यही इन्वेस्टमेंट अगर लानी है तो आप वो रिफॉर्म्स लेके आएँ जो अट्रैक्ट करें इन्वेस्टमेंट को। तो उसके लिए आपको बाकी आपकी जो सेक्टर्स हैं उनके क्या ज़रूरियात है वो पूरी करनी है। तो चैलेंजेस हमारे काफ़ी हैं, तो उसमें हमने वो रिफॉर्म्स लेके आने हैं जो उसकी पूरी एक ओवरऑल होलिस्टिक जो आप अप्रोच है वो किया जा रहा है उसके लिए। जी, आदिल नाखुदा से हमारी गुफ्तगू हुई। उनका कहना है कि चैलेंजेस तो हैं, लेकिन चैलेंजेस पर काबू उसी वक्त पाया जा सकता है जब रिफॉर्म्स लाई जाएँ। उनका कहना है कि एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाना है तो नेशनल टैक्स पॉलिसी जो है उसके हवाले से जो है वो तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी काम करना होगा, और नेशनल टैक्स पॉलिसी जो है उसके ज़रिए से हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। जी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुतनाज़ा इम्तहानात। सिंध हाई कोर्ट में मज़ीद 24 उम्मीदवारों ने आइनी दरख्वास्तें दायर की थी। इससे कबल हाई कोर्ट पहले दरख्वास्तें दायर करने वाले उम्मीदवारान के जवाबी पर्चे दोबारा चेक कराने का हुक्म दे चुकी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात शौकत कुराई से जानते हैं। शौकत, बताइएगा। देखिए, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024 का तनाज़ा था वो अभी तक चल रहा है, और मज़ीद जो है 23 जो दरख्वास्त गुज़ार हैं उन्होंने दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं, और ये 23 जो दरख्वास्त गुज़ार हैं ये 2024 में अपीयर हुए थे, लेकिन इनके नाम भी फेल्यूर कैंडिडेट्स में शामिल हैं। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने जो पेपर दिए थे, जो जवाबी पर्चे हल किए थे, वो उससे मुतमैन थे, और उनका कॉन्फिडेंस बरकरार है कि वो जो उनके पेपर थे वो बिल्कुल सही थे, वो फेल नहीं हो सकते। लेकिन जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जब नताइज आए तो उनके लिए हैरान कुन थे, और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले जो सिंध हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है कि जो दरख्वास्त गुजार सिंध हाई कोर्ट में थे उनके पेपर्स रीचेक किए जाएँ, रीअसेस कराए जाएँ IBA के VC की जानिब से, और इन दरख्वास्तों में भी उनका मौक़िफ़ यही है कि वो भी फेल्यूर लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन एक्चुअली वो फेल्यूर नहीं है, उनका भी रिज़ल्ट टेम्पर किया गया है। तो उनके लिए भी ये अहकामात दिए जाएँ कि उनके जो जवाबी पर्चे हैं वो भी रीअसेस कराए जाएँ। तो अदालत ने 30 जून को एक हुक्मनामा जारी किया था जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन भी पार्टी थी, और उन्हें कहा था कि वो तमाम रिकॉर्ड जो है अदालत में पेश किया जाए। 30 जून को रिकॉर्ड भी पेश किया गया था, उन बच्चों के जो कैंडिडेट थे उनके पर्चे थे, और आर्डर दिया था IBS सक्खर यूनिवर्सिटी के VC को कि माहिर असातिज़ा पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाएं और इन पेपर्स को दोबारा रीचेक किया जाए। तो ये जो नौजवान मज़ीद 23 आए हैं इन्होंने भी यही इस्तदा की है कि वो उनका जो रिज़ल्ट है वो भी टेम्पर हुआ है, और उनके जो मार्क्स पेपर हैं वो दोबारा रीचेक कराए जाएँ। तो अदालत ने जवाब तलब कर लिया है, और साथ साथ उस ऑर्डर का भी हवाला दिया है जो 30 जून को हुआ था, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन को सुनने के बाद ही कोई फ़ैसला किया जाएगा। जी, लवाहिकीन और मुलजिमान के दरमियान समझौता। बोर्ड बेसन कत्ल केस में सुलहनामे पर फैसला हो गया। सेशन जज जनूबी ने 4 मुलजिमान बरी कर दिए। मज़ीद जानते हैं जवाद आसिफ से। जवाद, बताइएगा। जी, बोर्ड बेसन के इलाके में शहरी के कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां समाअत के दौरान केस का ड्रॉप सीन हो गया है। समाअत के दौरान जो है वो राज़ीनामे की दरख्वास्त जमा करवाई गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो 4 मुलजिमान हैं जिसमें फैज़ान, रियाज, सुमैर, आदिल जो ज़मानत पर अदालत में पेश भी हुए, और जो मकतूल के लवाहिकीन हैं उनके दरमियान जो है वो राज़ीनामा हो गया है। लिहाजा अदालत जो है वो इस राज़ीनामे को कबूल फरमाकर मुलजिमान को इस मुकदमे से बरी कर दे। अदालत ने
जो है वो मुलज़िमान और मुद्दई का मौक़िफ़ सुनने के बाद जो है वो ये राज़ीनामे की दरख्वास्त मंजूर करते हुए चारों मुलज़िमान को इस मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। याद रहे मुलज़िमान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा थाना बोर्ड बेसन में कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया था। नाज़माबाद टाउन में तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर के खिलाफ मुलाज़मीन सरापा एहतजाज बन गए। लेबर डिवीज़न MQM पाकिस्तान की अपील पर मुलाज़मीन ने कलम छोड़ हड़ताल करते हुए शदीद एहतजाज किया और दफातर की तालाबंदी की। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। नाज़माबाद टाउन में तनख्वाहों और वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ मुलाज़मीन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। कलम छोड़ हड़ताल के साथ दफातर की तालाबंदी भी कर दी गई, जिसके बाइस दफ्तरी उमूर मुतासिर हुए। रिटायर्ड मुलाजमीन ने लीव इनकेशमेंट की अदम अदायगी, जबकि हाजिर सर्विस मुलाजमीन ने बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। एहतजाज में शरीक मुलाजमीन का कहना था कि कई माह गुजरने के बावजूद उनके वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे, जिससे शदीद माली मुश्किलात का सामना है। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि तनख्वाहों, बकायाजात और लीव इनकेशमेंट की अदायगी बिला ताखीर यकीनी बनाई जाए। ये है कि जो हमारी इंतज़ामिया है वो इसको मैनेज करने में नाअहल है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उनको चाहिए कि जो लोग हैं जिसने 60 साल अपनी ज़िंदगी के यहाँ लगा दिए हैं, 50 साल 40 साल, और आज वो अपनी एक लीव इनकेशमेंट जो कि किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख बनता है, कोई 5 लाख बनता है, छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, छोटे 1 ग्रेड 4 ग्रेड 5 ग्रेड के एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने लीव इनकेशमेंट के लिए यहाँ पे परेशान हैं और हमारी इंतज़ामिया सो रही है। लेबर डिवीजन नाज़माबाद टाउन के जिम्मेदारान ने खबरदार किया है कि अगर मुलाजमीन को फौरी अदायगियां ना की गईं तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी करते हुए दफातर की मुस्तकिल तालाबंदी की जाएगी। अमल ये है कि आज हमने अलामती कलम छोड़ हड़ताल की है। अगर ये हमारे वाजिबात और हमारे जो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें हैं, जो तनख्वाह है वो नहीं मिलती है, तो हम तालाबंदी और प्रॉपर एक हड़ताल की तरफ जाएंगे। दूसरी जानिब मुलाजमीन की नजरें अब टाउन इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम के आइंदा इक़दामात पर लगी हुई हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सोने की चमक मांद पड़ गई। आलमी सरमायाकारों के फ़रोख्त से सोने की कीमतों पर दबाव। सदर ऑल कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हुसैन कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में सोने की कीमतें आलमी मार्केट से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमतों में कमी का असर मुकामी मार्केट पर भी पड़ा है। उन्होंने बताया कि सोने की फ़ी तोला कीमत 6.25 लाख रुपये से कम होकर 4.5 लाख रुपये से नीचे आ गई है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी और लोग इसको महफूज सरमायाकारी समझ रहे थे। लगभग 6.25 लाख के करीब सोना ट्रेड होता हुआ हमने देखा, लेकिन उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हुई और अब सोना लगभग 4.5 लाख रुपए से भी नीचे आ चुका है। तो यानी कि जो मुतवस्सित तबका है अब उसकी दस्तरस में आने लगा है। कीमत अभी भी ज़्यादा है, लेकिन चूँकि हम डाउनफॉल देख रहे हैं तो उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि इसमें मज़ीद भी कमी का सिलसिला जारी रह सकता है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए हसीन कुरैशी मौजूद है। हसीन भाई, बताइएगा, जो पिछले 6 माह का सिनेरियो है, ये क्या वजूहात बनी है गोल्ड की कीमतें नीचे आने की? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान में जो सोने की कीमतें होती हैं उसका ताल्लुक बराह रास्त आलमी मार्केट से होता है। अब जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है, ख़ुसूसी तौर पे आपने बताया कि 6.25 लाख रुपए तकरीबन फ़ी तोला सोना पहुंच चुका था, तारीख की बुलंद तरीन सतह थी फ़ी तोला। उसके बाद देखने में आया कि अभी अगर हम गुज़िश्ता पिछले हफ्ते में चले आते हैं तो 7 माह की कम तरीन सतह तकरीबन 4,22-25 हज़ार रुपये फ़ी तोला करीब, यानी 2.25 लाख रुपये फ़ी तोला पे कमी देखने में आई, और ये एक बहुत बड़ी कमी थी। वरना अगर गुज़िश्ता पिछले हम 1-2 साल में जाते हैं तो सोने की कीमतें मुस्तकिल बहुत तेज़ी से उनमें इजाफा हुआ है। अब जो ये सूरत हाल है, आलमी मार्केट में भी सोने की कीमतें तेज़ी से नीचे आई काफ़ी। इस वक्त पिछले 3-4 दिन से अगर हम देखते हैं तो थोड़ी सी दोबारा ऊपर। देखिए, इस वक्त जो है ना सूरत हाल ये है कि एक अमेरिका ईरान की जंग की जो सूरत हाल चल रही थी, उसमें जो भी सूरत हाल हमने देखी कि जिस तरीके से पिछली अगर हम जंगें देखें तो उसमें सोने की कीमतों में इजाफा होता था, दबाव मुस्तकिल सोने पे होता था और सोने की कीमतें ऊपर की तरफ जाती थी। लेकिन ईरान और अमेरिका की जंग यकसर मुख्तलिफ इसमें हुआ कि तेल की कीमतें ऊपर गई और सोने की कीमतें नीचे आई। ये जो इस वक्त मामला है, अब एक अमेरिका का मुआहदा भी हो चुका है। तवक्को ये की जा रही थी कि मुआहदे के बाद बहुत तेज़ी से ही सोने की कीमतें ऊपर जाएंगी, लेकिन कीमतें कुछ ऊपर तो गई हैं क्योंकि एक इस्तेहकाम फ़िलहाल बज़ाहिर ऐसा नज़र आया है। तो आलमी हालात में, आलमी मामलात में
तो इस वजह से सोने की कीमतें में भी थोड़ा सा इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। कुरैशी मौजूद थे, बता रहे थे कि सोना महफूज सरमायाकारी था, लेकिन जैसा कि पिछले 6 से 7 माह का अगर मवाजना किया जाता है तो कीमतें कम हुई हैं और यही वजह है कि अब गोल्ड की तरफ से जो इन्वेस्टर था वो तब्दील होकर दीगर ज़राए की तरफ जा चुका है। हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार, शहरियों ने ठंडे मशरूबात का रुख कर लिया। कोरंगी में इमली और आलू बुखारे के शरबत की मांग बढ़ गई। शहरी गर्मी से बचाव के लिए कुदरती और ठंडे मशरूबात को तरजीह दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद से। राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद का मौसम जो है वो आज थोड़ा सा गर्म है और हब्स की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है शहर कायद में। तो ऐसे में शहरियों ने जो है वो ठंडी मशरूबात की जानिब पर रुख कर लिया है और अब जो है वो ज़्यादा क्योंकि आलू बुखारे का सीज़न जारी है तो ऐसे में जो है वो आलू बुखारे और इमली के शरबत की मांग में भी जो है वो इजाफा हो गया है। इस वक्त भी मैं एक जूस की शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ शहरी बैठे हुए हैं, मुझसे उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा भाई, आज गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, हब्स भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो जूसेस जो है वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं गर्मी के मौसम? फ़ायदा तो फ़िलहाल करता ही है, जब भी तो पब्लिक पीने आती है, वरना तो कोई पिए भी नहीं। और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, हम लोग आउटडोर काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। ठंडा शरबत इनका अच्छा है और पी रहे हैं, बाकी आवाम भी आ रही है, पी रही है। कोरंगी दारुल उलूम के सामने इनकी दुकान है, ठिया लगा हुआ है रोड के ऊपर। अच्छा भाई, ये बता देगा क्योंकि जूस तो इनका अच्छा ही होता है, तो वैसे उसके रेट भी मुनासिब ही हैं इनके? रेट तो बाकियों से ज़्यादा ही है इनके माशाल्लाह से। हाँ, बाकी जगह 50 है तो इनका 70 है, लेकिन बहरहाल क्वालिटी है तो इस वजह से रेट है। अच्छा भाई, शहरियों को क्या सजेस्ट करेंगे इस गर्मी के मौसम में? जैसे आप भी बाहर काम करते हैं तो बाकी शहरियों को क्या सजेस्ट करेंगे? भाई पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जूसेस का और ORS वगैरह का इस्तेमाल करें, गर्मी से बचने के लिए जो हीट स्ट्रोक में और गर्मी में काम कर रहे हैं उनके लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है जूसेस पीने के लिए और ऐसे में जो है वो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, जूस तनावुल फरमा रहे हैं क्योंकि गर्मी जो है वो आज हब्स की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। तो ऐसे में लोग जो है वो यहाँ पर ठंडा ठंडा जो है वो खट्टा मीठा सा इमली आलू बुखारे का शरबत जो है वो तनावुल फरमा रहे हैं। जी।